प्रोसेसिंग है ना, इसको पहले समझना ऐसे कि फूड प्रोसेसिंग क्यों जरूरी है, क्या इसके फीचर्स हैं। हमको पता है कि इंडिया में फार्म टू लैंड, फार्म टू प्लेट और लेके फार्म टू प्लेट, मतलब खेत से आपकी थाली तक आते थे चीज़ें बहुत महंगी हो जाती हैं, उनके रेट बढ़ जाते हैं, ठीक। लेकिन एक चीज़ और होती है, फार्म टू प्लेट पहुँचते पहुँचते हमारे यहाँ वेस्ट भी बहुत ज़्यादा होता है, वेस्ट, ठीक। मतलब 100 किलो चीज़ चलती है, 70 पहुँचती, 30 वेस्टेज है एवरेज, क्लियर। तो एक तो चीज़ों के दाम बहुत बड़े होते हैं, एक वेस्टेज बहुत ज़्यादा है भारत में, ठीक। चीज़ के दाम ज़्यादा है, वेस्टेज बहुत ज़्यादा है, तो इसका एक इम्पैक्ट पड़ता है हमारी फूड सिक्योरिटी पे। इससे फूड सिक्योरिटी क्या होगी, वीक होती है। तो ये जो फार्म टू प्लेट के बीच का गैप है, जिसमें इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसमें वेस्ट बहुत ज़्यादा है, और जिसमें फूड सिक्योरिटी कमजोर होती है। फूड सिक्योरिटी में हम 3 चीज़ देखते हैं, एबिलिटी, एक्सेस हर व्यक्ति तक, अफोर्डेबिलिटी, और क्या देखते हैं कहाँ अवेलेबल है हर जगह, उसका न्यूट्रिशन लेवल क्या है, 3 चीज़ देखते हैं। ये सभी इसमें कॉमन होती है। इस पूरी समस्या को हल करने का सॉल्यूशन है आपके सामने फूड प्रोसेसिंग। पहले तो ये समझना है, ठीक। बस नहीं तो सबसे पहले बनाना आइडिया बनाया कि फार्म टू प्लेट, खेत से थाली के बीच में जो गैप है, जिसमें वेस्ट बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, और फूड सिक्योरिटी जिससे हमारी कमजोर होती है। फूड सिक्योरिटी में 3 चीज़ें देखते हैं हम लोग, सभी लोगों को सभी जगह ऑल टाइम हमेशा एक्सेस हो, सोशो इकोनॉमिक फिजिकल लेवल पर, और ये जो एक्सेस है फूड वो कैसा हो, न्यूट्रिशस हो, ऐसा नहीं कि कुछ भी मिल रहा है। फूड कैसा हो, सेफ हो। जब 3 चीज़ें होती है तो हम उसको फूड सिक्योरिटी, ये बेसिकली फार्म टू प्लेट का गैप हमारी फूड सिक्योरिटी को जो कहता है, इसी को एंश्योर करने के लिए फूड प्रोसेसिंग का आइडिया लाया गया है, ठीक, क्लियर। यहाँ पर तो कोई बात ही नहीं है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। ये जो फूड प्रोसेसिंग भारत में काम होता है, इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग सेटअप की गई भारत में 1988। तो ये देख लीजिए, फैक्ट ये इंडिया बुक में दिया हुआ है। फूड प्रोसेसिंग के लिए भारत में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री को सेटअप किया गया 1988 में, ताकि देश में फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा दिया सके, ठीक। 1988 में। तो ये फूड प्रोसेसिंग कोई नई चीज नहीं है, ऐसा नहीं है कि अभी अचानक ही हुआ। ये आप में से कई लोगों जन्म ही नहीं हुआ तो उससे पहले फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री काम कर रही है, ठीक, क्लियर। तो एक तो ये यहाँ पर इसको बीच में कुछ समय के लिए विभाग बना दिया गया था, डिपार्टमेंट। फाइनली 2001 में ये वापस से मिनिस्ट्री बनी है, मतलब इसका जो कद था घटा दिया गया था। 2001 में इसको वापस से क्या किया गया, मिनिस्ट्री बनाया गया। तो 1988 में मिनिस्ट्री, देन कुछ समय का डिपार्टमेंट, और देन फाइनली फिर मिनिस्ट्री बनी 2001 में, ठीक। 2001 में ये जो मिनिस्ट्री है, इसका कामकाज है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए नीतियां बनाना, फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज और इम्प्लीमेंटेशन पॉलिसीज। इस पूरे विभाग के लिए काम करने का, नीति बनाना, उसको लागू करना, ये इसका कामकाज है। द मिनिस्ट्री इज कंसर्न्ड विद formulation and implementation policies of the food processing industries
within the overall national priorities and objectives. फिर शायद उसमें कैमरे में आएगा नहीं, ऐसा कुछ है ना। अब फूड प्रोसेस होता है क्या है, ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस की समझाने वाली बात नहीं है, आपको पता है। ठीक, दिन भर में आप इसी को एक आध बात और भी लोग यूज़ करते रहते हैं, नहीं, नीचे गए और चिप्स खा के आ गए, क्या है ये? फूड प्रोसेसिंग है, नहीं। तो फूड प्रोसेसिंग बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ इंग्रेडिएंट्स इनटू फूड और ऑफ फूड इनटू अदर फॉर्म्स में किया जाता है। उसका वैल्यूएशन किया जाए दो तरह से किया जाता है, एक रॉ मटेरियल को फूड में कन्वर्ट करके, और जो दूसरा वैल्यू एडिशन, ठीक है ना। रॉ मटेरियल को अपने किस में कन्वर्ट किया, फूड आइटम्स में कन्वर्ट कर दिया। उदाहरण कोई देगा, गेहूं से यदि हम आटा बनाएंगे तो क्या वो इसका एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक। और आटे से यदि हम कुछ वैल्यू एडिशन करें तो उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ा दें, उसकी वैल्यू ऑफ मैन्युफैक्चर फूड बढ़ा दें, ऐसा कुछ करें तो दूसरा तरह का प्रोसेस हो गया, दो प्रकार का। दूसरा एग्जांपल कुछ है, बिस्किट्स और हाँ, केचप भी पूछते हैं। टमाटर को आपने केचप बना दिया, टमाटर 20 रुपये किलो बिका, केचप जो है आपका एक बॉटल ही 80 रुपये की बिकी हो, वो भी उसकी लाइफ 1 साल की एक्सपायरी डेट, ठीक। तो दो प्रकार का आपका प्रोसेस इन फूड इंडस्ट्री होता है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक। तो दोनों प्रकार लिख लीजिए, एक तो लिख लीजिए डेफिनेशन, सिंपल सी डेफिनेशन में जो आपको आ रही है वो, और दूसरा हो गया प्रोसेस इन फूड इंडस्ट्रीज, इन फूड इंडस्ट्री। ठीक, प्रोसेस दो प्रकार के हो गए, प्रोडक्ट भी दो प्रकार के हो गए। प्रोसेस दो प्रकार के हो गए, मैन्युफैक्चरिंग रॉ मटेरियल टू फूड, और दूसरा वैल्यू एडिशन। दो प्रकार के प्रोडक्ट फूड प्रोसेस इंडस्ट्री में आते हैं, एक कहलाते हैं प्राइमरी, एक कहलाते हैं सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी दो प्रकार के प्रोडक्ट्स फूड प्रोसेस इंडस्ट्री में आते हैं, एक कहलाते हैं प्राइमरी, एक कहलाते हैं सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, और सेकेंडरी मतलब आपका वैल्यू एडेड, मतलब जैम, सॉस, टमाटर केचप, जो मैं समझाया आपको, वो सब चीजें, सॉसेस वगैरह, ठीक। तो दो प्रकार के प्रोसेस होते हैं, दो प्रकार के प्रोडक्ट होते हैं। सिंपल मैंने आपको एग्जाम्पल से समझा दिया। अब हम समझते हैं कि फूड प्रोसेस इंडस्ट्री जो है, इसका क्या भारत में सिग्निफिकेंस है, क्या चल रहा है इस समय। यदि हम लास्ट 5 years देखें तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट भारत में है 11.18%। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 का आंकड़ा है, लास्ट 5 years का। अब कुछ फैक्ट्स यहां से लिख लीजिए अलग से ताकि समझ में आए। लास्ट 5 years का जो एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट है 11.18% रहा है। तो आप देखिएगा सोर्स इकोनॉमिक सर्वे 2021-22। यदि हम ग्रोथ रेट देखें, मतलब इसमें तेजी से विकास हो रहा है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सिग्निफिकेंट है। लेकिन यदि हम एम्प्लॉयमेंट में देखें
रोजगार। तो एम्प्लॉयमेंट देने में भी सेक्टर मेजर एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव सेगमेंट के रूप में निकल के आया है। देखिए, ये मेजर एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव सेगमेंट के रूप में निकल के आया है। ठीक, तो इसकी ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा है। एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट 11.18% है। और इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि इस सेक्टर का जो कामकाज रोजगार देने की क्षमता है वो इसको दिखाती है इंटेंसिव सेगमेंट के रूप में एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक, प्रीलिम्स में सीधा क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द फूड इंडस्ट्रीज, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इंडिया। और कह देगा कि लास्ट 5 ईयर्स में एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट 11.5% रही है इस सेक्टर की। और दूसरा भारत में मेजर एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव सेगमेंट है। Which of the above statement correct? Only one or two, both none. तो आई थिंक ये आपको एक प्ले हो गया। यूपीएससी में इकोनॉमी में जब आएगा सर्वे से क्वेश्चन ऐसे आएगा, एकदम फैक्चुअल सर्वे। वो एकदम फैक्चुअल पूछते हैं। इकोनॉमी सर्वे आपकी इकोनॉमी का पूरा पेपर सर्वे से आता है। ठीक, सर्वे यदि आपका क्लियर है तो काम बन जाएगा, और सर्वे क्लियर नहीं है तो फिर आप कितनी भी इकोनॉमी पढ़ लो, एट लास्ट आपको वहाँ परेशानी आ जाओगे। ये बात समझ आ गई? ठीक, तो सर ये कह रहा है कि एक बड़ा यहाँ पे रोजगार भी निकल के आया है। आ गया। ठीक, यही लाइन इंडिया बुक में लिखी हुई है यहां पे, एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव सेगमेंट। मैं बाबा बोल रहा हूं, इस लाइन को पकड़ना है। एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव सेगमेंट ये कीवर्ड है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के लिए। ये इंडिया बुक में भी है, सर्वे में भी ये बात लिखी हुई है। ठीक, सिंपल एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव सेगमेंट है ये, रोजगार सघन क्षेत्र है। ठीक है, अब हेडिंग बनाइए कंट्रीब्यूशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। कंट्रीब्यूशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। कुछ ऐसे उत्पाद है जिनमें दुनिया में नंबर 1 है। नाम लिख लीजिए, सीधा क्वेश्चन आया किन में नंबर 1 है। इंडिया रैंक्स नंबर 1 इन वर्ल्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, घी, बनाना, जिंजर, गुआवा, पपाया, मैंगोस। इनमें हम नंबर 1 है। किन किन में है मैं रिपीट कर रहा हूं, केला, भात, दूध, घी, अदरक, केला, अमरूद, पपीता और आम। ठीक, ये बात ये दिखाती है कि इंडिया के पास जो रॉ मटेरियल चाहिए फॉर फूड प्रोसेसिंग, उसमें हम अच्छा रॉ मटेरियल सप्लाई हमारे पास है। ठीक है, अब आते हैं कुछ मामलों में भारत दुनिया में सेकंड नंबर पे। कौन कौन मामलों में है? राइस, व्हीट, several other vegetables and fruits. Rice, wheat, several other vegetables and fruits. इनमें हम नंबर 2 पे हैं वर्ल्ड में, प्रोडक्शन के आधार पर बोल रहा हूं मैं। तो ये जो चीज हुई नंबर 1 नंबर 2, ये बेसिकली अबंडेंट सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को शो करता है। बस भाई ये दिखाता है कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए हमारे पास पर्याप्त मात्रा में रॉ मटेरियल है, बिकॉज इन सम प्रोडक्शन और इन सम क्रॉप्स और फ्रूट्स हम दुनिया में 1 नंबर पे हैं, और सेकंड नंबर पे कुछ और के मामले में है।
तो ये क्या शो करता है? अबंडेंट सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स। देखिए ये जो हमारा आपने लिखे ऊपर जो परफॉर्मेंस प्रोडक्शन के डेटा, बेसिकली ये शो करता है अबंडेंट सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स। ठीक, abundant supply of raw materials। दूसरा, जनसंख्या बढ़ रही है तो इंक्रीज इन डिमांड फॉर फूड प्रोडक्ट्स। तो आपके पास क्या है? रॉ मटेरियल सप्लाई ज्यादा है, पहला पॉइंट। दूसरा, आपके डिमांड ऑफ फूड प्रोडक्ट्स भी बढ़ रही है। तीसरा, गवर्नमेंट के द्वारा भी सपोर्टिव स्टेप्स लिए जा रहे हैं। और इन तीनों से जो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है वो पड़ रहा है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की भारत में, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की भारत में ग्रोथ पर। ऑल दी फैक्टर्स आर पॉजिटिवली इम्पैक्टेड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन इंडिया। कौन से तीन? अबंडेंट सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ फूड प्रोडक्ट्स, एंड थर्ड, गवर्नमेंट सपोर्टिव मेजर्स। All these three factors contribute the positive growth rate of food processing industry in India in last 5 years. Got it? सही में आ गया? ये तीन फैक्टर्स हमारे यहाँ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बहुत तेजी से बढ़ती आ रही है। ये तो हो गया फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के बारे में, कंट्रीब्यूशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, योगदान क्या है, किस तरह का योगदान क्षेत्र। ठीक, अब इसका योगदान कहाँ पे आ रहा है? इसका योगदान बेसिकली आ रहा है कहाँ पे? एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव सेगमेंट के रूप में यहाँ पर। लेकिन ऐसा नहीं कि केवल एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। यदि आप ऐसे सोचो, मैंने भी कहा कि फार्म टू प्लेट एक ह्यूज गैप है भारत में, चाहे वो दामों को लेकर बात करें, कीमतों को लेकर बात करें, चाहे वो क्वांटिटी को लेकर बात करें, एक बड़ा गैप है। तो यदि हमें इंडिया के अंदर इस पूरे को कम करना है तो हमें फूड प्रोसेसिंग को अपनाना पड़ेगा। फूड प्रोसेसिंग इन तीन चीजों का आउटकम है इंडिया के अंदर। अब देखिए, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर का कई रूप में सिग्निफिकेंस यहीं से निकल के आ गया। एक, यदि हमें टू कर्व इन्फ्लेशन कब करना है तो वहां पे, फूड सिक्योरिटी इंश्योर करनी है तो वहां पे, यदि हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है स्पेशली इन रूरल एरियाज तो वहां पे भी इसका एक बड़ा महत्व है। ठीक, ग्रामीण क्षेत्र में यदि हमको एम्प्लॉयमेंट आना है तो वहां पे उसका महत्व है। गांव में हर समय तो खेती होती नहीं है। ऐसे मौसम, ऐसे सीजन जब वहाँ खेती नहीं होती है तो गाँव के लोग बेरोजगार होते हैं। उन लोगों को गाँव के अंदर ही फूड प्रोसेसिंग यूनिट में क्या मिलेगा? रोजगार मिल जाएगा। ठीक, क्लियर हुआ? इससे कहीं ना कहीं ग्रामीण लोगों के अंदर, क्योंकि ये यूनिट के अंदर काम करने की कोई ना कुछ तो चाहिए होगी भाई, हर एक आदमी को तो सामान्य काम करना ही होगा। कोई ऑपरेटर होगा, कोई बॉयलर चलाएगा, जो भी उसके अंदर लगा है मशीन उनको चलाएगा। तो कुल मिला के इससे स्किल डेवलपमेंट भी ग्रामीण इलाकों में होगा। ठीक, गांव के अंदर जो हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ गांव में एग्रीकल्चर में इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया जाए तो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के बीच में लिंक बन जाएगा। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के बीच में लिंक, ये कुछ समझ में आया है? ये पॉइंट कोई दिक्कत नहीं, पढ़ लो खुद भी, आगे बढ़े। एक और पॉइंट, फूड प्रोसेसिंग करने से फायदा ये होगा कि गांव के इलाके में अभी क्या होता है कि सभी के पास एक जैसा उत्पादन है। यदि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री नहीं है तो सभी कोल्ड स्टोर में जमा करते हैं तो कोल्ड स्टोरेज के अंदर बहुत ज़्यादा लोड होता है। यदि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, कोल्ड स्टोर में आके वो फैक्ट्री चला गया तो कोल्ड स्टोरेज में आपको लेस स्पेस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप स्टोरेज कर ही नहीं रहे हो, डायरेक्ट तोड़ रहे हो, एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, उसको आप क्या कर रहे हो, सीधे भेज रहे हो कहाँ पे? प्रोसेसिंग के लिए। तो आपकी ये चीज़ें खत्म, और एक्सपोर्ट करोगे तो फॉरेन एक्सचेंज, वो सब फायदे होंगे, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये समझ में आ गया?
अब हम भारत की बात करें, भारत दुनिया का ऐसा देश है जो बहुत डाइवर्स कंट्री है ज्योग्राफिकली। और इसकी जो डाइवर्सिटी है ये इंडिया में डिफरेंट फूड प्रोसेसिंग के लिए हमें वर्ल्ड में एक अपॉर्चुनिटी देती है। तो एक पॉइंट देखिए, इंडिया की ज्योग्राफी भी इंडिया को डिफरेंट क्लास के फूड प्रोसेसिंग के लिए सपोर्ट करती है। ठीक भाई, हमारे यहाँ सिट्रस फूड भी होते हैं, ठीक, नींबू वगैरह ये सब होते हैं हमारे यहाँ, इसको भी आप कर सकते हैं फूड प्रोसेसिंग में। इसके अलावा हमारे यहाँ डिफरेंट क्रॉप्स होती हैं, ठीक, गंगा यमुना के बेल्ट में डिफरेंट प्रकार का क्रॉप्स होगी, साउथ इंडिया में डिफरेंट प्रकार की क्रॉप्स होंगी, ठीक, इसके अलावा पंजाब प्लेन में अलग तरह की क्रॉप्स होंगी। तो ये जो डाइवर्सिटी है ज्योग्राफिकली, ये भी इंडिया को फूड प्रोसेसिंग के लिए दुनिया में एक आइडियल कंडीशन देती है। ये तो हो गई बातें यहाँ पर। आगे आते हैं, भारत में आमतौर पे जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगी हुई है वो सब कहाँ लगी हुई है? कोस्टल में। और कोस्टल में इसलिए लगी हुई क्योंकि कोस्टल इलाके में इजीली आप उनको प्रोसेस करके बाहर भेज सकते हैं। तो अधिकांश फैक्ट्री है लोकेशन उनकी कोस्टल स्टेट्स में, ठीक, क्लियर। अब आते हैं सेगमेंट्स कौन कौन से जिनमें हम फूड प्रोसेसिंग कर रहे हैं। हम फूड प्रोसेस कर रहे हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट का, पूरी दुनिया को चीज़ खिला रहे हैं, नहीं, अमूल चीज़ चारा इंडिया से बन के, ठीक। इसके अलावा मीट एंड पोल्ट्री को हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं। इसके अलावा मैराइन प्रोडक्ट्स को हम कर रहे हैं, ग्रेन प्रोसेसिंग हम कर रहे हैं, कंज्यूमर फूड हम कर रहे हैं। ये कुछ मेजर सेगमेंट्स हैं जिनमें हम फूड प्रोसेसिंग इंडिया में राइट नाउ कर रहे हैं, ठीक। अब ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में दो चीज होती है, एक होता है अप स्ट्रीम, एक होता है डाउन स्ट्रीम। क्या होता है? अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, ठीक, अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम क्या है? सोचो, मैंने एक प्लांट लगाया है जिसमें मैं मिल्क और उसके प्रोडक्ट बना के बेचूंगा, ठीक, उसमें मैं मिल्क पाउडर से लेके आइसक्रीम तक बेचूंगा, सब मेरे यहाँ से बन के निकलेगा एक ही फैक्ट्री से। उसी के दही भी बेचूंगा, पनीर बेचूंगा, चीज़ ही बेचूंगा उसके अंदर से बना के। तो ये बताओ मुझे कि मुझे मिल्क फैक्ट्री लगानी है, ये मेरे को मैंने एक तरह से मिल्क को प्रोसेस कर रहा हूँ, मैं गाँव वालों से दूध खरीदा हूँ और दूध के बहुत सारे उत्पाद बना रहा हूँ और उत्पाद में बेच रहा हूँ। तो ये बताओ कि मेरे को सबसे पहले क्या जरूरत पड़ेगी फैक्ट्री लगाने के लिए? क्या चाहिए होगा कि जो मैं दूध की फैक्ट्री लगाऊंगा उसके आसपास दूध अवेलेबल है कि नहीं। मान लो फैक्ट्री लगाओ इंदौर में और दूध आया ग्वालियर से, तो भोपाल का दही बन जाएगा उसका, ठीक। तो बाई पॉइंट की जरूरत ही नहीं है, सीधे श्रीखंड बीच रास्ते कर दो, नहीं। तो मुझे क्या चाहिए होगा? मुझे ये चाहिए होगा कि जहाँ भी मेरी इंडस्ट्री है उसके आसपास मेरा रॉ मटेरियल अवेलेबल हो, ठीक। अब मान लीजिए ये तो होगी दूध की बात। दूसरी बात मान लीजिए मुझे फॉर एग्जांपल कि मेरी मैं ऐसी मिल्क आपका क्या नाम है, मैंगो शेक बेचूंगा, बना के पैक करके बेचूंगा। तो मैंगो शेक के लिए अलग वैरायटी का मैंगो लगता है और अचार के अलग होगा, मुरब्बे के अलग होगा। मान लो मैंने ऐसी फैक्ट्री लगा दी है जहाँ पे जो आ रहा है आम, उसकी क्वालिटी ऐसी है कि वो खट्टा आ रहा है, तो बन रहा है मिल्क शेक, बस कुछ और नहीं, खट्टा से आलू पीटे और क्या बेच रहे हो। तो कुल मिला के मुझे इसी प्रकार से नींबू है, तो नींबू में चाहता हूँ कि ऐसे इलाके में मेरी फैक्ट्री खुले जहाँ के नींबू में रस ज़्यादा हो, क्योंकि रसी की जरूरत है मुझे, सूखे सी को नींबू फैक्ट्री घटे चले जाएगी। कुल मिला के अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम में ये कहता है कि अप स्ट्रीम में हम अपने लिए जो भी हमें चाहिए रॉ मटेरियल उसको सर्च करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं और हम ये पता करते हैं कि हमारे लिए को जो चाहिए वो वहाँ है कि नहीं। अप स्ट्रीम स्टेज ही होती है। अप स्ट्रीम स्टेज का केवल संबंध होता है रॉ मटेरियल को सर्च करके एक्सट्रैक्ट करके फैक्ट्री तक लेके आना और उसके लिए पूरा होमवर्क करना, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक, कितनी दूरी पे हमारा जो रॉ मटेरियल सोर्स है वो कहाँ है, बागान कहाँ पे है जहाँ से मैं आम तोड़ के लाऊंगा, ठीक। फिर जो फार्मर्स हैं उनके साथ हमें लिंक करना पड़ेगा। तो अप स्ट्रीम स्टेज में केवल जो पूरा होमवर्क किया जाता है वो सर्चिंग फॉर एंड एक्सट्रैक्टिंग रॉ मटेरियल्स। समझ गए? गॉट इट? ये हो गया अप स्ट्रीम, ठीक है, अप स्ट्रीम स्टेज।
अप स्ट्रीम स्टेज पे क्या काम करेंगे, एक्सेसिबिलिटी की। अप स्ट्रीम में क्या क्या होगा हमारा रिक्वायरमेंट, लिखिए अप स्ट्रीम में रिक्वायरमेंट क्या क्या होगी। पहली होगी एक्सेसिबिलिटी टू रॉ मटेरियल। इस पे हम बात करेंगे कि रॉ मटेरियल को हम कैसे एक्सेस करें। अभी समझाया मैंने कि दही दूध की फैक्ट्री लगानी है और दही ग्वालियर से आ रहा है, तो फिर भोपाल का तो दही हम जाएगा उसका, ठीक। तो हमको ये पता करना पड़ेगा भाई आसपास कहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। आसपास के गांव में सुबह गाड़ी जाएगी और वहाँ से जो वैन है, कोल्ड स्टोर वाली वैन, जो कोल्ड वैन है, वो भर के लेके आएगी किसानों से। फिर दूसरा में देखेंगे कि मॉडर्न एक्सट्रैक्शन टेक्निक्स पॉसिबल है कि नहीं, जिसपे हम बहुत कम समय में ज़्यादा चीज़ों को एक्सट्रैक्ट कर सकें। मॉडर्न एक्सट्रैक्शन टेक्निक ये भी हम देखेंगे इसमें, ठीक। जैसे दूध निकालने के लिए आजकल ऑटोमेटिक है ना, हैंड फ्री कर दिया गया, कई जगह मशीन से दूध निकाल रहे हैं, तो वो टेक्निक। फिर गुड लिंकेज विद फार्मर्स को हम देखेंगे इसमें। स्टोरेज फैसिलिटीज टेस्ट भी करेंगे, दूध लेके आना तो चेक करेंगे, ऐसा नहीं गाँव वालों ने पानी ला के भेज दिया, अपन ला के फैक्ट्री में बैठ के उसको देख रहे हैं पानी है तो नहीं, तो फिर अलग कुछ निकलना है। मिल्क वाटर एक नया पॉइंट, मतलब ये क्या है, बोले नहीं आपने एक बार यूज कर देखो, इन्हें हमने नया कुछ प्रोसेस किया है, इसको बोलते हैं मिल्क वाटर, ठीक। वो भी नहीं पाएगा, अगले आएगा माथे मारेगा, ये ले कोकोनट वाटर, ठीक, पानी मिला के बेचा दूध में, बोलता है मिल्क वाटर। फिर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज ले लेके वैन में आएंगे अपन लोग, कितने लोग लगेंगे, कैसे आएंगे, वर्क फोर्स, कितने ड्राइवर, कितने कंडक्टर, कौन कौन हमारे जो एक्सट्रैक्शन के लिए वर्क फोर्स चाहिए, कितनी लेबर चाहिए, वो सब। ये तो हो गया अप स्ट्रीम में। डाउन स्ट्रीम में हो गया, अप स्ट्रीम में 7 चीजें होती है, इन्हीं में से कुछ चीज डाउन स्ट्रीम में चाहिए होगी। प्रोडक्ट बनने के बाद फिर वापस टेस्ट करेंगे, ऐसा तो नहीं अपन ने जो बनाया पनीर वो ठीक है कि नहीं, बल्ला कुछ और चला गया, इंटरपोल पकड़ने आ रही है, नहीं, अपन ने एक्सपोर्ट किया था विदेश में, टेस्टिंग फैसिलिटी देके चीज़, ठीक, और पता था कि वहाँ से आ रहा है चीज़, रूम से आ रही इंटरपोल, क्या बेचा आपने यूरोप में। अब आइए डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में प्रोसेसिंग की जाती है बेसिकली, समझे, और उसको फिनिश प्रोडक्ट में चेंज किया जाता है, प्रोसेसिंग, क्लियर। आप स्ट्रीम में केवल सर्च करेंगे रॉ मटेरियल, डाउन स्ट्रीम में उसको प्रोसेस करेंगे और उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक। और फाइनली इसको बेचेंगे एंड यूजर तक, डाउन स्ट्रीम में सब कुछ चलेगा। डाउन स्ट्रीम में कंप्लीट दूध आया, दूध का पनीर बना, पनीर बन के वो पैक हुआ, पैक होके जिन जिन शहरों में बेचना है वहां तक पहुंचा। हर एक शहर में एक जो बड़ा सप्लायर होता है, ठीक, उसको हम देते हैं, फिर वो बड़ा सप्लायर छोटे सप्लायर को देगा, क्लियर है ना, इस टाइप से। तो एंड यूजर तक पहुंचता है, ये सारा काम होता है डाउन स्ट्रीम स्टेज। बात समझ में आ गई। अप स्ट्रीम क्या है, डाउन स्ट्रीम क्या है, टॉपिक क्लियर, आगे बढ़ते हैं। डाउन स्ट्रीम में आपकी रिक्वायरमेंट होगी लेटेस्ट प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट प्रोसेसिंग मशीनरीज, ठीक। एक बार में बड़ी मात्रा में दूध उबल जाए, बड़ी मात्रा में दूध फ्रीज हो जाए, बड़ी मात्रा में पनीर बने, ऐसी टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी जल्दी बने, ठीक। बनने के बाद फिर क्वालिटी टेस्ट होगा, पनीर बनाया है, पनीर है कि कुछ और है, ठीक, कुछ और है। और फिर ऑर्गेनाइज रिटेल स्टोर को बेचा जाएगा। देखिए, हर एक जो कंपनी होती है उसका एक शहर में सुपर स्टॉकिस्ट होता है। सुपर स्टॉकिस्ट मतलब मेरी फैक्ट्री से निकलेंगे 4 ट्रक पर डे दूध के 4 ट्रक आपके होते हैं, आप मेरे सुपर स्टॉकिस्ट हो इंदौर के। अब आपका काम है इस स्टॉक को आप बेचोगे रिटेल वालों को, रिटेल वाले बेचेंगे कस्टमर को, कोई होटल को बेचेगा, कोई दुकान घरों को बेचेगा, कोई किसी को बेचेगा। तो डाउन स्ट्रीम में ये सब चीज़ें की जाती हैं। बस में आई, सुपर स्टॉकिस्ट तक माल पहुंचाना मेरा काम, और सुपर स्टॉकिस्ट के बाद जो है माल पहुंचाओगे किस, वो पहुंचाएगा रिटेलर तक, रिटेलर पहुंचाएगा कस्टमर तक, ठीक, क्लियर।
ये पूरा काम होता है डाउनस्ट्रीम में। आगे बढ़े, अगला टॉपिक इसमें सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट मतलब ये होता है फूड प्रोसेस में कि पूरी जो आपकी फ्लो ऑफ गुड्स है उसका स्मूथ मैनेजमेंट होना, उसको कहते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट। समझे? सप्लाई चेन मैनेजमेट, रॉ मटेरियल, कंपोनेंट, मैन्युफैक्चरर, रिटेलर, कंज्यूमर, ये पूरा एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ठीक, तो इसमें पॉइंट ऑफ ओरिजिन से लेके पॉइंट ऑफ कंजम्पशन, कंजम्पशन के बीच में स्मूथनेस को कंसिडर किया जाता है, फ्लो ऑफ गुड्स को, उनका मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़े, सप्लाई चेन बना लिया। एससीएम कौन सा लिया? एससीएम में रॉ मटेरियल, कंपोनेंट, मैन्युफैक्चरर, रिटेलर, कंज्यूमर। हो गए? अब ये पढ़ लो नीचे क्या लिखा हुआ है। ठीक, अभी समझाना है। एक होगा सुपर स्टॉकिस्ट हर एक शहर में, उसके हमारा पर डे 2 ट्रक माल उतरेगा, 2 ट्रक माल को बेचेगा रिटेलर को, रिटेलर भेजेगा कस्टमर तक। समझे? ये है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। हमारे इंडिया में सप्लाई चेन मैनेजमेंट में गड़बड़ है, इसलिए अधिकांश इंडस्ट्रीज भारत में स्ट्रगल करती हैं। ठीक है, वापस आते हैं, इकोनॉमिक सर्वे क्या कहता है। सरकार ने फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए कुछ काम किए हैं, थोड़ा लिख लीजिए क्या काम है। एक लिख लीजिए, एक का नाम है एफडीआई इन फूड प्रोसेस सेक्टर, विदेशी निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अंडर द ऑटोमेटिक रूट, यदि किसी को निवेश करना है तो उसको 100% निवेश करने की अनुमति है। भारत ने ये, सरकार ने ये काम किया है। एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की परमिशन दे दी 100%, 100%। ताकि विदेशी निवेश बढ़ जाए, लेस वेस की चिप्स भारत में बने, भारत में आदमी खाए नहीं। तो ये भारत में सरकार ने कहा है कि ताकि बड़ी कंपनी इंडिया में आए। हमारे यहाँ बड़ी कंपनी नहीं, छोटी कंपनियां हैं। बड़ी कंपनियों के फायदे होते हैं, बड़ी कंपनी होती है तो वो R&D करती है कि आलू से चिप्स के अलावा और क्या क्या बना के बेच सकते हैं। ठीक, छोटी कंपनी है तो R&D नहीं करती है, उतनी जितना का बनानी उस पर काम करती है। हमारे यहाँ अधिकांश कंपनी छोटी कंपनी है। बड़ी कंपनी तो सोचती चलो इसको पैक करके बेचें, उसको पैक करके बेचें, रेडी टू ईट राइस बेचें, रेडी टू ईट दाल बेचें, रेडी टू सब्जी बेचें, रेडी टू ईट पनीर बेचें। ठीक, और जो अपने से इंसान छोटी कंपनियां ना बोल रहे कुछ नहीं, रेडी टू अचार बेचती है अपन तो। ठीक, तो अपना तो ये हुआ कि आम तोड़े, अचार बनाया और पैक करके बेचना शुरू कर दिया, दादी माँ के अचार। ठीक, घर घर बेच रहे हैं अपन बस। तो बड़ी कंपनी होगी, विदेशी कंपनी आएंगी तो नए तरह के आइडियाज, नए तरह के मैनेजमेंट, नई तरह की टेक्निक्स और नए प्रकार के प्रोडक्ट्स, और वो प्रोडक्ट जो इंडिया बनेंगे वो ग्लोबल फूड चेन में जुड़ेंगे। इससे हमारे यहाँ की बनी हुई गुड्स की वर्ल्ड स्टैंडर्ड में एंट्री होगी। इसलिए एफडीआई की अनुमति दी गई। बात समझ आई? एफडीआई की अनुमति दी गई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए, हमारे यहाँ 2-3 योजना चल रही है। एक चल रही है प्रधानमंत्री फॉर्मुलेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज,
FME। देखिए हमारे यहाँ सरकार ने कुछ कदम उठाए। एक कदम का नाम है, इकोनॉमिक सर्वे से ले रहा हूं मैं, ये इकोनॉमिक सर्वे से टॉपिक लिया है मैंने आपका। PMFME, फॉर्मुलेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज। ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है और 2020 से 25 के लिए लाई गई है। इस स्कीम के तहत वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को छांटकर उसकी फूड प्रोसेसिंग अनुमति देंगे। जैसे मान लीजिए आपका कोई इलाका है, आंवला बहुत लगता है वहां पे, तो आपके इलाके में आंवले का मुरब्बा, आंवले का अचार, आंवले से जो चीज बन सकती है वो सब आप कैसे बना के बेचेंगे, आंवले की गोली, ठीक, इस टाइप से। क्लियर? आपके इलाके में नींबू का है तो आपके डिस्ट्रिक्ट में नींबू की फूड प्रोसेसिंग पर प्रमोट करेंगे, नींबू से जो कुछ बन सकता है, ठीक। आपके डिस्ट्रिक्ट में मान लीजिए अदरक का कामकाज है तो अदरक से बनी चीज बेचेंगे, अदरक की गोली नहीं, और भी जो दस बचता है अदरक गोली बनती है, बादाम पे बेचता है शक्कर लगा के। हाँ, तो देखिएगा वन डिस्ट्रिक्ट वन फूड। क्लियर? ये समझ में आया कि नहीं आया? इसके तहत हम ये कर रहे हैं, हर एक जिले के एक उत्पाद को लेके। अब आपको जब भी पढ़ना है, आप जिस जिले से आते हैं, आप जिस शहर से आते हैं, आपको ये आज पता करना है कि आपके शहर का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है। इंटरव्यू में आपसे पूछेगा, ठीक है? क्लियर? दूसरा हमने स्कीम शुरू करी है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे लेके आ रहा हूँ अलग से। ये किसान संपदा योजना 2017 में लाई गई थी, सेंटर सेक्टर स्कीम है ये। तो 2017 में लाई गई थी, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ये। यहां से पकड़िए ऊपर, तो थोड़ा सा पहले का है। पहले से नाम संपदा था 2016 में, बाद में इसका काम कर दिया गया, नाम बदल के पीएम संपदा योजना। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इस स्कीम में ये एक अम्ब्रेला स्कीम है। अम्ब्रेला स्कीम का मतलब है कि इसके तहत बहुत सारी योजनाएं चल रही है एक ही छत के नीचे। इसमें क्या क्या चल रही है? इसमें चल रही है आपकी मेगा फूड पार्क, इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन, वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब कोल्ड चेन में ना कि जो कोल्ड हाउस होते हैं, कोल्ड स्टोरेज होते हैं, वहां पर चीज़ों स्टोर करना, तो कोल्ड स्टोरेज भी किया जाएगा, वैल्यू एडिशन भी एक साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स भी लगाए जाएंगे इस टाइप। एग्रो क्लस्टर तो एक ही इलाके में बहुत सारी एग्रीकल्चर बनी हुई चीज़ों को प्रोसेस करने के लिए फैक्ट्रियाँ। इसके अलावा बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस, जो भी हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले, ठीक, अपवर्ड और डाउनवर्ड स्ट्रीम दोनों एक जगह ही हो, रॉ मटेरियल भी हो और प्रोसेसिंग वहाँ हो, ये भी किया जाएगा। क्रिएशन एक्सपेंशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग कैपेसिटीज, ऑपरेशन ग्रीन्स, और लास्ट में फूड टेस्टिंग लेबोरेटरीज। ये 7 चीजें इसके अंतर्गत की जा रही हैं, इसलिए इसको बोलते हैं अम्ब्रेला स्कीम। नाम है पीएम संपदा स्कीम। अब इसमें मैंने आज तक का जो डेवलपमेंट था अपडेट करवा दिया। अब कुछ नहीं करना, केवल उसको इस साल का जब सर्वे और बजट आएगा तो उसमें जो बजट में इसके लिए प्रोविजंस होंगे वो नोट करने की बना के अपना नोट्स कंप्लीट है। मैंने इकोनॉमिक सर्वे से भी करवाया है, बजट से भी करवा, इंडिया बुक से भी करवा दिया, कहीं छोड़े नहीं है। ठीक है, लिख लिया आपकी चीज?
ठीक है, तो ये है आपका संपदा स्कीम। कुल मिला के इससे ना सिर्फ देश में फूड प्रोसेसिंग के जो गैप्स हैं वो फिल होंगे, इससे देश में फूड प्रोसेसिंग फास्ट होगी और एम्प्लॉय बढ़ेगा। ये लाइन पढ़ लीजिए, PMKSY is a comprehensive package resulting in creation of modern infrastructure and efficient supply chain management from farm gate to retail outlet। ठीक है, इसमें different sectors चाहिए, है ना। Not only does it provide a big boost to growth of food processing, but also providing better return to the farmers, which is a big step towards doubling its income। ऐसा ठीक है, पढ़ लीजिए। ठीक, हाँ ठीक है, तो ये एक हम करेंगे। समझ में आ गया? ये है मेगा फूड पार्क, एक लाइन पढ़ लीजिए। तो 8 का है मेगा फूड पार्क। हब एंड स्कूप मॉडल इन डिमांड डिजाइन मैनर। हब एंड स्कूप मतलब एक ही जगह सब चीजें आएंगी और बन के फिर जाएंगी। ठीक, ठीक है, क्लियर हो गया? अच्छा, सरकार ने इसलिए कुछ इंस्टीट्यूट बनाए हैं, 2 गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी इंटरप्रिनेशनशिप और मैनेजमेंट, ये आपका कोंडली हरियाणा में। सरकार ने इसके लिए कुछ इंस्टीट्यूशन बनाए हैं कोंडली हरियाणा में। इसलिए एग्जाम में कभी आ जाए किसी एग्जाम में कि ये इंस्टीट्यूट कहाँ पे है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी कॉमा एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट। एंड मैनेजमेंट, ठीक, कोंडली हरियाणा। तो कुछ इंस्टीट्यूशंस बनाए गए इनके लिए। ठीक है, अगला है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, ये तंजावुर तमिलनाडु में है। तंजावुर तमिलनाडु में है। तो फूड प्रोसेसिंग के लिए क्या किया गया आज तक, सब एक जगह हो गया। अब एक छोटा टॉपिक दिखाया गया, टॉप स्कीम। टॉप स्कीम ये कि 3 चीजों के दाम बहुत तेजी से बढ़ते घटते हैं, टमाटर, अनियन, पोटैटो। इन तीनों को ही हम फूड प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व करके इनके फ्लक्चुएशन कंट्रोल करें, यही है टॉप स्कीम। टी से टमाटर, ओ से ऑनियन और पी से पोटैटो। सरकार पहले टॉप लेके आई थी, बाद में नाम कर दिया टोटल, इसमें और भी चीज़ शामिल कर दी गई। ठीक, तो टॉप स्कीम के तहत जो है बेसिकली हम लोग कुछ फसलों की जो एग्री लॉजिस्टिक है, प्रोसेसिंग फैसिलिटीज हैं, उन सबको बेहतर करने का प्रयास करते हैं ताकि उनके चीज़ों के दाम कंट्रोल में रहें। उनको बोलते हैं टॉप्स। और लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म विजन है इसके अंदर। शॉर्ट टर्म में प्राइस इन्फ्लेशन है, लॉन्ग टर्म में वैल्यू चेन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो इसके तहत किए जाएंगे। इन 3 चीज़ों के लिए, टॉप्स के लिए, टमाटर और पोटैटो के लिए। ठीक है, शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में वैल्यू चेन डेवलपमेंट करेंगे और शॉर्ट टर्म में प्राइस स्पेशल एडजस्ट की जाएंगे। कीमत इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होती है, प्याज, टमाटर, आलू की, उसका कंट्रोल किया जाएगा। ठीक है,
तो ये हो गया पूरा कंप्लीट फूड प्रोसेसिंग। 4 पेज का था, मैं इसमें से भी स्क्रीनशॉट लेके इंडिया बुक के ये 4 पेज भेज दूंगा, एक बार फिर शांति से पढ़ना। बाकी जितना जरूरत थी उससे मैंने लिखवा दिया। ठीक, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, अब ये टॉपिक कंप्लीट है आपका।